बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नंबरों का चक्रव्यूह, चिल्लाहट और किस्मत बनते और बिगड़ते हुए। इस अराजक दुनिया में एक नाम डर और खौफ से गूंजता था, मनु मानेक मुंद्रा कोबरा। वो बाजारों के कठपुतली नचाने वाले खिलाड़ी थे। उनकी अफवाहों से शेयर बाजार ऊपर जा सकते थे या नीचे, परेशान इन्वेस्टर्स को पीछे छोड़ते हुए। मुंद्रा की कहानी रहस्य में डूबी हुई है। उन्होंने कोई इंटरव्यूज नहीं दिए, अपनी स्ट्रैटेजीज का कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। फिर भी 1980 के दशक में भारतीय शेयर बाजार में उनकी मौजूदगी बनी रही। वो एक भूत की तरह थे, एक कहानी जो धीमे स्वर में कही जाती थी। उनकी विरासत, प्रतिभा और विवाद का जटिल ताना बाना है। क्या वो एक खलनायक थे जिन्होंने निजी फायदे के लिए सिस्टम में हेरफेर किया, या वो एक चालाक खिलाड़ी थे जो बाजार को किसी और से बेहतर समझते थे? इसका जवाब खुद मनु मानेक मुंद्रा की तरह एक रहस्य बना हुआ है। ये उनकी कहानी है, महत्वाकांक्षा, पावर और शेयर बाजार के बड़े दांव की कहानी। मनु मानेक मुंद्रा का शुरुआती जीवन बहुत ही साधारण था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, जहां दिन रात मेहनत करना जीवन का तरीका था। उनके माता पिता ने उनमें दृढ़ता और महत्वाकांक्षा के गुणों का संचार करते हुए गुजारा करने के लिए कड़ी मेहनत की। गुजरात में जन्मे वो उन लाखों लोगों में से एक थे जिनके सपने उनकी परिस्थितियों से बड़े थे। रोजमर्रा की जिंदगी की भागम भाग और जीवंत बाजारों ने उन्हें जीवन में एक उद्देश्य और अपनी साधारण शुरुआत से ऊपर उठने की चाहत से भर दिया। वो अपनी किस्मत आजमाने सपनों के शहर बॉम्बे पहुंचे। ये शहर अवसरों का एक संगम था, जहां पलक झपकते ही किस्मत बनती और बिगड़ती थी। मनु के लिए यह एक ऐसी जगह थी जहां वो अपनी किस्मत खुद लिख सकते थे। जल्दी अमीर बनने के वादे के साथ शेयर बाजार ने इशारा किया। ये संख्याओं और रणनीतियों की दुनिया थी, जहां सबसे तेज दिमाग वाले लोग फलते फूलते थे। मनु इस तरफ आकर्षित हुए जैसे पतंगा आग की लौ की तरफ खींचा चला जाता है। मुंद्रा ने छोटे स्तर से शुरुआत की, ट्रेडिंग फ्लोर पर एक साधारण जॉबर के रूप में। वो भीड़ में एक आम चेहरा थे, लेकिन वो अलग दिखने की ठान चुके थे। हर दिन सीखने का एक नया अनुभव था, अपने सपनों के करीब जाने का एक और कदम। उन्होंने बाजार की चाल को समझते हुए काम की बारीकियां सीखी। तेजी और मंदी, अचानक बदलाव और बारीक पैटर्न उनके लिए आम बात हो गए। उन्होंने बाजार के रुझानों का अध्ययन करने और अपने कौशल को निखारने में अनगिनत घंटे बिताए। उनके तेज दिमाग ने जल्दी ही ट्रेडिंग की पेचीदगियों, आपूर्ति और मांग के उतार चढ़ाव को समझ लिया। वो समझ गए थे कि हर ट्रेड एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है और वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो रिस्क लेने को तैयार थे। मेरे पास बाजार के मूड को पराड़ने की अद्भुत क्षमता थी, यह समझने की कि हवा किस तरफ बहेगी। यह लगभग एक सिक्स्थ सेंस की तरह था, एक अंदरूनी आवाज जो मेरे फैसलों का मार्गदर्शन करती थी। लेकिन मैं सिर्फ एक और ट्रेडर बनकर संतुष्ट नहीं था, मुझे और चाहिए था। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता था, बाजार पर राज करना चाहता था और अपना नाम बनाना चाहता था। वो समझ गए थे कि शेयर बाजार सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं था, यह मनोविज्ञान के बारे में था। यह बुद्धि का खेल था, जहां वित्तीय रुझानों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण था मानव व्यवहार को समझना। यह डर और लालच के बारे में था, दो ऐसी ताकतें जो हर फैसले को प्रभावित करती थी। मनु जानते थे कि सफल होने के लिए उन्हें इन भावनाओं पर काबू पाना होगा, खुद पर और दूसरों पर भी। उन भावनाओं में हेरफेर करके बरहत हासिल करने के बारे में। उन्होंने बाजार की भावनाओं का फायदा उठाने, डर को अवसर में और लालच को लाभ में बदलने के लिए रणनीतियां विकसित की। यह समझ उनकी स्वाभाविक चतुराई के साथ उनके साम्राज्य की नींव बनेगी। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, वो एक रणनीतिकार थे जो हमेशा कई कदम आगे की सोचते थे। वो एक मामूली खिलाड़ी से खेल को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार थे। एक स्पष्ट दृष्टि और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ मनु मानेक मुंद्रा ने शेयर बाजार को जीतने के लिए कदम बढ़ाए, एक बार में एक ट्रेड। शेयर बाजार एक युद्ध का मैदान है। हजारों खिलाड़ी, हर किसी के पास अपनी स्ट्रैटेजीज और मकसद, मुनाफे के लिए रोजाना संघर्ष में भिड़ते हैं। मनु मानेक मुंद्रा ने इस युद्ध के मैदान में सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी और मनोवैज्ञानिक युद्ध से महारत हासिल की। वो समझते थे कि जानकारी ही ताकत है। उन्होंने कंपनी के अंदरूनी लोगों से लेकर बाजार विश्लेषकों तक मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया। इस जानकारी ने उन्हें एक बरहत दी, जिससे वो बाजार की चाल का अनुमान लगा सके और अपने फायदे के लिए उनका फायदा उठा सके। लेकिन जानकारी सिर्फ आधी लड़ाई थी। मुंद्रा की असली प्रतिभा बाजार की भावनाओं में हेरफेर करने की उनकी क्षमता में थी। वो अफवाहें फैलाते थे, झूठी खबरें फैलाते थे
और शेयर की कीमतों को प्रभावित करने के लिए नकली मांग पैदा करते थे। वो जानते थे कि कैसे डर और लालच पैदा करना है, कैसे इन्वेस्टर्स के झुंड को अपनी इच्छानुसार भगाना है। उनकी रणनीतियां क्रूर थीं, अक्सर अनैतिकता की सीमा पर। फिर भी वो अविश्वसनीय रूप से प्रभावी थे। मनु मानेक मुंद्रा ने दिमागी खेल में महारत हासिल कर ली थी और बाजार उनकी धुन पर नाचता था। 1980 के दशक में कुख्यात बियर कार्टेल का उदय हुआ, जो शक्तिशाली ब्रोकर्स का एक समूह था जो शेयर की कीमतों को कम करके मुनाफा कमाते थे। यह युग आक्रामक बाजार हेरफेर द्वारा चिह्नित किया गया था, जहां पूरे शेयर बाजार में कार्टेल के प्रभाव को महसूस किया गया था। उनकी रणनीतियां क्रूर थीं और उनका प्रभाव गहरा था, जिसने वित्तीय दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इस कार्टेल के शीर्ष पर मनु मानेक मुंद्रा थे, बेयर्स के निर्विवाद राजा। मुंद्रा अपार शक्ति और चालाकी की एक शख्सियत थे, जो अपनी रणनीतिक प्रतिभा और अडिग दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे। उनके नेतृत्व ने बियर कार्टेल को एक दुर्जय शक्ति में बदल दिया, जो शेयर बाजार की नींव को हिला देने में सक्षम थी। कार्टेल का तरीका सरल लेकिन विनाशकारी था। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सीधी और अत्यधिक प्रभावी दोनों थी। शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए अपने प्रभाव का लाभ उठाते थे। उनका दृष्टिकोण व्यवस्थित था, विशिष्ट कंपनियों को लक्षित करना और क्रूर दक्षता के साथ अपनी योजना को अंजाम देना। वे एक कंपनी को निशाना बनाते थे, अक्सर मजबूत बुनियादी बातों वाली कंपनी को, और फिर नकारात्मक प्रचार की लहर फैला देते थे। कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास को कमजोर करते हुए निवेशकों के बीच संदेह और भय बोने के लिए इस नकारात्मक अभियान को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। वित्तीय संकट, प्रबंधन घोटालों और आने वाले नुकसान की अफवाहें बाजार में छा जाएंगी। ये अफवाहें अक्सर निराधार होती थीं, लेकिन उनका प्रभाव निर्विवाद था, जिससे व्यापक दहशत और अनिश्चितता फैल गई। भ्रामक जानकारी फैलाने की बियर कार्टेल की क्षमता अद्वितीय थी और उनकी रणनीति अधिकतम व्यवधान पैदा करने के लिए डिजाइन की गई थी। दहशत फैल जाती और निवेशक सबसे बुरे की आशंका से अपने शेयर बेच देते। व्यापारिक मंजिल पर माहौल अराजक हो जाएगा। उन्मत्त बिकवाली के कारण कीमतों में तेजी से गिरावट आएगी। कार्टेल के कार्यों से उत्पन्न भय और अनिश्चितता से बड़े पैमाने पर बिकवाली होगी, जिससे शेयर की कीमतों में गिरावट और बढ़ेगी। शेयर की कीमत गिर जाएगी और कार्टेल झपट्टा मारेगा, भारी मात्रा में शेयरों को रॉक बॉटम कीमतों पर खरीदेगा। ये वह क्षण था जिसका वे इंतजार कर रहे थे, कृत्रिम रूप से कम कीमतों का फायदा उठाकर मूल्यवान संपत्तियों को उनके वास्तविक मूल्य के एक अंश पर हासिल करना। एक बार जब वे पर्याप्त जमा कर लेते थे, तो वे सकारात्मक खबरें फैलाते हुए और कीमत को वापस ऊपर चलाते हुए पाठ्यक्रम को उलट देते थे। मुनाफा बहुत बड़ा था। बाजार की धारणा में हेर फेर करने की कार्टेल की क्षमता बेजोड़ थी, जिससे उन्हें अपनी सावधानी पूर्वक नियोजित योजनाओं से पर्याप्त पुरस्कार मिल सके। कार्टेल की सबसे दुस्साहसी चालों में से एक 1980 के दशक में रिलायंस के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग थी। यह साहसिक पैंतरेबाजी उनके आत्मविश्वास और रणनीतिक कौशल का प्रमाण थी, जो बाजार की सबसे प्रमुख कंपनियों में से एक को लक्षित करती थी। मैंने खुद को बियर कार्टेल के साथ एक भयंकर लड़ाई में बंध पाया। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और तनाव स्पष्ट था। यह टकराव एक निर्णायक क्षण था, जो इस अशांत अवधि के दौरान शेयर बाजार की तीव्र प्रतिद्वंद्विता और उच्च दांव प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकरण ने मुंद्रा की प्रतिष्ठा को एक ऐसी ताकत के रूप में मजबूत किया जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाजार के सबसे शक्तिशाली खिलाड़ियों को भी टक्कर दे सकता है। बियर कार्टेल के नेता के रूप में उनकी विरासत शेयर बाजार में हेरफेर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी हुई है, जो इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि एक अकेला व्यक्ति वित्तीय दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। 1990 के दशक में करिश्माई हर्षद मेहता के नेतृत्व में निवेशकों की एक नई नस्ल का उदय हुआ। यह युग भारतीय शेयर बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक था, जहां पारंपरिक तरीकों को अभिनव, यद्यपि जोखिम भरी रणनीतियों द्वारा चुनौती दी जा रही थी। बाजार उत्साह और प्रत्याशा से गुलजार था, क्योंकि नए खिलाड़ी मैदान में उतरे थे जो अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे। मेहता मुंद्रा के विपरीत थे, एक तेज तर्रार बुल जो एक बढ़ते बाजार की लहर की सवारी करने में विश्वास करते थे। उनके बड़े से बड़े व्यक्तित्व और साहसी रणनीतियों ने कई लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया। वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक शोमैन थे,
भारत में वित्त के नए युग के प्रतीक। उनका आत्मविश्वास संक्रामक था, जो अनुयायियों के एक समूह को अपनी ओर खींचता था, जो अंतहीन समृद्धि के उनके दृष्टिकोण में विश्वास करते थे। उनकी प्रतिद्वंद्विता शैलियों का एक प्रसिद्ध संघर्ष बन गई। भारतीय शेयर बाजार की आत्मा के लिए एक लड़ाई। एक तरफ मेहता थे, साहसी बुल, और दूसरी तरफ मुंद्रा, सतर्क बेयर। यह सिर्फ एक वित्तीय द्वंद्व नहीं था, यह भारत में निवेश के भविष्य के बारे में एक दार्शनिक संघर्ष था। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे थे और पूरा देश सांस रोककर देख रहा था, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स आपस में भिड़ गए थे। मेरी रणनीति बाजार में कृत्रिम तरलता बनाने के इर्द गिर्द केंद्रित थी। पैसे के प्रवाह में हेरफेर करके मैं समृद्धि का भ्रम पैदा कर सकता था, जिससे स्टॉक वास्तव में जितने मूल्यवान थे उससे कहीं अधिक मूल्यवान दिखाई देते थे। यह एक उच्च जोखिम वाला खेल था, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही अधिक थे। यह एक नाजुक संतुलनकारी कार्य था, जिसमें सटीकता और स्टील की नसों की आवश्यकता होती थी। मैंने बैंकिंग प्रणाली में खामियों का फायदा उठाया, शेयर बाजार में धनराशि डालकर और कीमतों को बढ़ाया। इसमें लेन देन का एक जटिल जाल शामिल था, जो अक्सर वैधता की सीमाओं को धक्का देता था। लक्ष्य विकास का एक आत्मनिर्भर चक्र बनाना था, जहां बढ़ती शेयर की कीमतें अधिक निवेश को आकर्षित करेंगी, जिससे कीमतें और बढ़ेंगी। यह एक साहसिक रणनीति थी, लेकिन यह कम से कम कुछ समय के लिए काम करती थी। मेरी आक्रामक खरीद होड़ ने एक तेजी का बाजार बनाया, जिससे निवेशकों की एक नई पीढ़ी आकर्षित हुई, जो जल्दी अमीर बनने के लिए उत्सुक थी। ये नए निवेशक अक्सर अनुभवहीन, आसान पैसे के वादे से आकर्षित होते थे। उन्होंने शेयर बाजार को एक सुनहरे टिकट के रूप में देखा, तेजी से धन और प्रतिष्ठा हासिल करने का एक तरीका। नए पैसे की आमद ने तेजी के बाजार को और बढ़ावा दिया, जिससे बढ़ती कीमतों और बढ़ते निवेश का प्रतिक्रिया चक्र तैयार हुआ। अनुभवी शिकारी मुंद्रा ने मेहता के उदय को मनोरंजन और तिरस्कार के मिश्रण के साथ देखा। उन्होंने ऐसे कई उल्कापिंड देखे थे और जानते थे कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही चाहिए। उनके लिए मेहता की रणनीतियां लापरवाह और अस्थिर थीं। उन्होंने निवेशकों की नई लहर को वध के लिए ले जा रहे मेमनों के रूप में देखा, जो सतह के नीचे छिपे खतरों से अनजान थे। वो जानते थे कि मेहता का ताश का घर, जो उधार के पैसे और बाजार में हेर-फेर पर बना है, गिरने के लिए बाध्य है। मुंद्रा के अनुभव ने उन्हें बताया कि इस तरह की कृत्रिम वृद्धि हमेशा के लिए नहीं रह सकती। बाजार अंततः खुद को सही कर लेगा, और जब ऐसा होगा तो गिरावट तेज और क्रूर होगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेहता का साम्राज्य चरमरा जाएगा, जिससे विनाश का मंजर पैदा होगा। बुल और बेयर के बीच अपरिहार्य संघर्ष होना तय था। बाजार एक युद्ध का मैदान था और दोनों पक्ष अंतिम तस्लीम की तैयारी कर रहे थे। निवेशक, विश्लेषक और आम जनता ये देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कौन विजयी होगा। ये सिर्फ एक वित्तीय संघर्ष से कहीं अधिक था। ये विचारधाराओं की परीक्षा थी, भारतीय शेयर बाजार के भविष्य को परिभाषित करने के लिए संघर्ष। हमारी प्रतिद्वंद्विता, हालांकि अल्पकालिक, का भारतीय शेयर बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, जो सिस्टम की कमजोरियों और अनियंत्रित अटकलों के खतरों को उजागर करेगा। इसने बेहतर विनियमन और निरीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य किया। इस अवधि से सीखे गए सबक भारत में निवेश के भविष्य को आकार देंगे, जिससे बाजार अधिक लचीला और पारदर्शी बनेगा। बुल और बेयर की कहानी एक सतर्क कहानी है, जो महत्वाकांक्षा और मूर्खता के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाती है।